वेलकम। ये हमारा 7th सेशन है इस वेबिनार सीरीज का। और आज के हमारे स्पीकर हैं इंजीनियर लालचंद बिसु, जो एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं। उन्होंने बीटेक आईआईटी जोधपुर से किया है और उसके बाद उन्होंने कैंपस से ही अपना स्टार्टअप शुरू किया था। और एक पहले सक्सेसफुल स्टार्टअप के बाद उन्होंने वो दूसरे स्टार्टअप पे गए। फर्स्ट उनका था इजी प्रेप और सेकंड था उनका कुकू एफएम। बेसिकली वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। और आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप के लिए उन्हें क्या मोटिवेशन था, उनका प्लान कैसा था, उनको एग्जीक्यूट करने में क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स थी, और फाइनली और अभी उनका जो करंट स्टार्टअप है वो पब्लिक को कैसे सर्विस दे रहा है, इन सब के बारे में। सो थैंक यू इंजीनियर बिसु वंस अगेन। एंड अब मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट अराउंड 40 to 45 मिनट्स। थैंक्स आरिफ। सो तो एक्चुअली मैं और आरिफ साथ में पढ़े हुए हैं 11th और 12th क्लास में। तो मैं एक बार स्टार्ट से मेरी जर्नी बताता हूँ। तो अभी तो मेरी स्कूलिंग हुई है मेरे गांव से ही। मैं बठोट गांव से हूँ जो सीकर जिले के अंदर है। उसके बाद में मैंने मेरा 11th और 12th किया था प्रिंस स्कूल से सीकर के अंदर। उसके बाद में मैंने एक साल कोचिंग किया और उसके बाद में मैंने आईआईटी जोधपुर से ग्रेजुएशन ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। और उसके बाद में मैंने जॉब चूज करने की बजाय मैंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली सबसे बड़े क्वेश्चंस यहीं पे आते हैं कि यार ये तुम्हारे पास स्टार्टअप का आइडिया कब आया, कैसे आया, क्या तुम शुरुआत से ये सोच रहे थे कि यार मेरे को आगे जाके बिजनेस स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है लाइफ में। तुम बहुत बार अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हो, उसके हिसाब से तुम्हारे पास आइडियाज आते हैं। मेरे को याद है बचपन के अंदर मेरे को ये अपनी आर्मी वाली मूवीज बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरे को आर्मी में जाना था। उसके बाद में जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे को पढ़ने में मजा आने लगा, तो मेरे को टीचर बनना था क्योंकि मेरे टीचर मेरे को बहुत अच्छे लगते थे कि यार ये मेरे में इतना चेंज ला रहे हैं तो मेरे को भी एक दिन टीचर बनना और मैं लोगों की लाइफ में चेंज लाना है। फिर मैं 11th 12th में गया, फिर भी मेरे को टीचर ही बनना था। उसके बाद में मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद मैं एक अलग दुनिया में गया जहाँ पे पूरे देश के एकदम स्मार्ट लोग आते हैं जहाँ पे। उसके बाद में अलग डॉट्स कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ कि यार दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं, कौन सी हाई इम्पेक्ट वाली चीजें हैं। तो स्लोली स्लोली बाद में क्या होता है कि शुरुआत में जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया था तब तो दिमाग में यही था कि यार मैं ग्रेजुएट होऊंगा और यहाँ से अच्छी जॉब मिलेगी, मैं कमाऊंगा, फैमिली का भी सपोर्ट करूंगा और उसके बाद में सेटल हो जाऊंगा। लेकिन जब तक कॉलेज पूरा हुआ तब तक काफी चीजें चेंज हुई। बहुत लर्निंग रही कॉलेज के अंदर। और उसके अंदर क्या होता है कि तुम जैसे जैसे कॉलेज के अंदर चीजें यूज करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारे टूल्स यूज करना स्टार्ट करते हो। फिर तुम खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो कि यार हम जॉब करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो मैं गूगल में जाऊंगा या फेसबुक में जाऊंगा या मैं फ्लिपकार्ट में काम करूंगा या मैं किसी और कंपनी में काम करूंगा। फिर हम उसी का प्रोडक्ट ऑलरेडी हम कॉलेज में यूज कर रहे होते हैं, फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि यार इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया कैसे। फिर तुम उसके ऊपर रिसर्च करते हो, तो ये पता चलता है कि यार ये भी अपने जैसे लोग थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिर इनके दिमाग में कुछ तो आइडिया आया, उन्होंने स्टार्ट किया। काफी प्रॉब्लम्स हुई लेकिन आज उन्होंने इतना बड़ा कंपनी बना रखा है। और जब तुम ऐसे 4-5 एग्जांपल्स देख लेते हो तो फिर तुम्हें भी मोटिवेशन आता है कि यार मैं एक जगह जाके जॉब करूं या मैं भी ऐसा कुछ स्टार्टअप शुरू करूं जहाँ पे मैं बाद में कुछ हंड्रेड्स लोगों को जॉब दे सकूं। तो ये सब डॉट कनेक्ट होने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार मैं एक जगह जाके जॉब कर सकता हूँ, वो तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ऑलवेज ओपन रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो बाद में मेरे को कोई जॉब मिलेगा ही नहीं। लेकिन मेरे पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है जो शायद बाद में मेरे को फ्यूचर में नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम लाइफ में बढ़ते जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं या घर वाले भी तुम्हें कुछ और चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो वो अभी कॉलेज से पास आउट होते हैं वो नहीं रहते, तो तुम्हारे पास चांस है कि थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि फेल हो जाऊंगा मैं, जॉब तो मेरे पास ऑलवेज है ही। तो ये सब सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो यार स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो मेरा पहला आइडिया यही था कि यार मेरे को बचपन से मेरे को टीचर के लिए मैं हाई रिगार्ड रखता आया हूँ, मेरे को टीचर बनना था। और मेरे को पता है कि मैं गांव में पढ़ा हूँ और उसके बाद में मैं थोड़ा शहर में आया और उसके बाद में आज आईआईटी में आया हूँ। तो मैं पीछे जब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसे पूरा वो समझ में आता है कि यार अपनी एजुकेशन कितनी फटी हुई है, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिलती ही नहीं है। हाई क्वालिटी एजुकेशन तो छोड़ो, लाइक लोगों को समझ में भी नहीं आता कि एजुकेशन का मतलब क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को कनेक्ट करते हुए मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को एजुकेशन का हालत सुधारना है देश में और मेरे को हाई क्वालिटी की एजुकेशन देनी है।
और इसके लिए सबसे बड़ा मीडियम ये हो सकता है कि हमें इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन दूं। तो तुम इंटरनेट के थ्रू एजुकेशन देते हो तो तुम क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पता है तुम्हें यार ये एकदम बेस्ट टीचर है, उससे तुम वीडियो रिकॉर्ड करवाओगे, क्लास रिकॉर्ड करवाओगे, उसके बाद में तुम पूरे देश में पहुंच सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो वो एक आइडिया था कि यार चलो मैं एजुकेशन को इम्प्रूव करता हूँ। तो ये 2012 की बात है, मैं 2012 में ग्रेजुएट हो गया था, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और मैं राजस्थान जोधपुर से स्टार्ट किया, क्योंकि वहीं से मैं इंक्यूबेशन, मेरे को आईआईटी ने भी सपोर्ट किया, मेरे को कुछ फंडिंग भी मिल गई थी आईआईटी से। और वहीं पे मेरे दोस्तों ने भी मेरे को ज्वाइन कर लिया था कि चलो यार साथ में मिलके करते हैं। तो हमने 3 साल वहां पे काम किया, हमने काफी अच्छे स्टेज पे लेके चले गए थे। हमारा प्रोडक्ट रिलीज हो गया था, अराउंड 20 से 30 स्कूल यूज कर रहे थे उसको, और उनके सारे बच्चे यूज कर रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, और काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद 2015 के अंदर मेरे को दूसरी कंपनी से ऑफर मिला, टॉपर नाम का, अगर आपने नाम सुना होगा, टॉपर.com। तो टॉपर.com ने मेरे को ऑफर दिया कि यार हम दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करें, क्यों ना साथ मिलकर काम कर लेते हैं। तो मैं एक्चुअली जोधपुर में काम कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन जोधपुर से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा स्टार्टअप है ही नहीं, तो मेरी अभी तक लर्निंग अधूरी रह गई है। मतलब टॉपर कितना आगे पहुंच गया और मैं अभी भी, मतलब ठीक है, मैं जोधपुर में हूँ, पाली में हूँ, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं फैल पाया हूँ। तो मेरे को वहां पे रियलाइज होने लग गया था कि यार मेरी अभी थोड़ी लर्निंग बाकी है, और मैं यहाँ जोधपुर में तो रह के नहीं सीख सकता। मेरे को जहाँ पे स्टार्टअप्स हैं एक्चुअल में, जहाँ पे स्मार्ट लोग काम करें, वहां पे उनके साथ में काम करके देखना पड़ेगा, मैं उनसे सीखूंगा थोड़ा, फिर मेरी दूसरी कंपनी चालू कर सकता हूँ। तो फिर जिशान जिशान नाम है टॉपर के फाउंडर का, तो उसके साथ काफी बात हुई, और उन्होंने काफी अच्छा ऑफर दिया मेरे को कि यार मैं तेरी कंपनी खरीद लेता हूँ, तो मेरे साथ आगे काम कर, 2-3 साल मेरे साथ काम करेगा तो और सीखेगा, फिर तो दूसरा स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो 2015 में मेरी कंपनी एक्वायर हो गई थी, और काफी अच्छा एग्जिट मिला था मेरे को। उसके बाद मेरी पूरी टीम मुंबई मूव हो गई थी, और वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया था टॉपर के अंदर ही। तो 3 साल मैंने वहां पे काम किया, और टॉपर को हम काफी अलग स्टेज पे लेके गए। और उसके बाद में मैंने दूसरी कंपनी स्टार्ट करने का डिसाइड किया, और इसके लिए मैंने 2018 जनवरी के अंदर टॉपर छोड़ दिया था, और दूसरी कंपनी का आइडिया सोचने लग गया था। और उसके साथ साथ मेरा दोस्त जो पहले वाली कंपनी में था मेरे साथ को फाउंडर, वो भी टॉपर में था, उसने भी छोड़ दिया था। तो हम आइडियाज एक्सप्लोर करने लग गए थे। और बाद में जून 2018 में हमने वापस दूसरी कंपनी स्टार्ट की, कुकू एफएम, जो कुकू एफएम अभी भी चल रही है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया स्टेज में बता देता हूँ कि यार तुम कंपनी स्टार्ट करते हो तो कैसे दिमाग में आइडियाज कैसे आते हैं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपन आसपास देखते हैं, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ओला हो गई, ओयो हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये कैसे सोचते, कैसे आइडियाज कैसे आते हैं। तो मैं मेरे को ये जो अभी मेरा रिसेंट कंपनी चल रहा है कुकू एफएम, इसी का एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं टॉपर में गया था यहाँ से जोधपुर से मुंबई, तो मैं जैसे ही मुंबई पहुंचा तो एक्चुअली मैंने पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया। तो पॉडकास्ट क्या होता है, ऑडियो की, जैसे तुम यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो, वैसे ही ऑडियो के अंदर बहुत सारा मटेरियल और होता है, जिसके अंदर तुम लोगों को जो रिकॉर्ड करते हो उसको सुन सकते हो। तो मैंने जब मैं मुंबई मूव किया तो मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। जब भी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ या मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं ऑडियो कान के अंदर लगा के सुन रहा था। और वो मेरी लाइफ में काफी वैल्यू ऐड कर रहा था कि यार पहले ये टाइम वेस्ट हो रहा था, अब ये टाइम मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ कि यार लोग कैसे, लोगों के दिमाग में थॉट्स रहते हैं, कैसे वो नई कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस ऑडियो में सेव करते थे, मैं उसको सुनता था। ये बाहर यूएस की कंपनीज के मोस्टली होते थे। तो मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिला कि यार जहाँ पे मेरा पहले टाइम वेस्ट हो रहा था, उस टाइम को मैं अब यूज कर सकता हूँ। तो ये काफी औसम चीज है, लाइक ये तो होना चाहिए। इंडिया के अंदर भी अभी इतने सारे इंटरनेट यूजर्स आ गए हैं, उनको वीडियो पे कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टेक्स्ट कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सोशल मीडिया बहुत सारा है। लेकिन जहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, जहाँ पे तुम जब कम्यूट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ट्रेवल करते हो, घर पे कुछ काम कर रहे हो, वो तुम्हारा एक तरह से वेस्ट ही होता है। उसको कोई यूज करने का कोई तरीका ही नहीं है, इंटरनेट से कुछ है ही नहीं। और ऑडियो एक ऐसा तरीका है जिसमें तुम विदाउट, तुम्हारी आंखों के बिना और तुम्हारे हाथ के बिना तुम कंज्यूम कर सकते हो उसको। तो ये यूज केस एक्चुअली मेरी लाइफ में खुद में यूज कर रहा था, तो मेरे को समझ में आ रहा था कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। फिर मैंने डॉट कनेक्ट किया कि यार पूरा टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे स्मार्ट स्पीकर हो, चाहे स्मार्ट कार हो, चाहे स्मार्ट होम हो, सब लोग ऑडियो या वॉइस फर्स्ट बना रहे हैं। तो मतलब फ्यूचर के अंदर 10 साल, नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर सब लोग ऑडियो 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 हो जाएगा सब जगह पे। ऑटोमेटिक कार रहेंगी, तुम बात करके चालू करोगे, घर पे भी सब कुछ स्मार्ट स्पीकर पड़ा रहेगा, तुम बात करके करोगे। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म पिक्चर देखना कि यार मैं आज स्टार्ट करता हूँ, लेकिन 10 साल में मेरे को यहाँ पे $1 बिलियन कंपनी बनानी है।
तो आज तो ठीक है लोग मोबाइल के अंदर ऑडियो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद में और बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे ऑडियो 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 चलेगा। तो ऐसे आइडिया सोचा गया, और आइडिया एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मेरे को पेटीएम मेरे को अच्छा लगता है, चलो दूसरा पेटीएम स्टार्ट कर देता हूँ, या मेरे को ओला सही लगता तो दूसरा ओला स्टार्ट कर देता हूँ, या दूसरा फेसबुक स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। तुम्हें अगर कुछ करना है तो रियल लाइफ प्रॉब्लम होनी चाहिए जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हो, तुम देख पाते हो कि यार ये चीज तो लोग मिस कर गए और मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, चलो इसका कुछ तो बना के मार्केट में सॉल्यूशन निकालता हूँ या प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसको बेचता हूँ। तो ऐसे ही मैंने इसको सोचा और मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया ताकि तुम भी इसको कनेक्ट कर पाओ कि यार आइडिया कैसे सोचा जाता है। और मैंने जब ये कुकू एफएम का आइडिया फाइनल किया था उसके पहले एक्चुअली मैंने मोर देन 50 आइडियाज सोचे थे, 50 से ज्यादा आइडिया सोचे थे, वो अलग अलग फील्ड में थे, लेकिन कोई भी आइडिया काम नहीं किया। और मैं मेरे फाउंडर के साथ, मेरे को फाउंडर के साथ बैठ के डिस्कस करता था कि यार ये नया आइडिया आया आज मेरे को और इससे ये हो रहा है। फिर हम एक दूसरे के साथ 2 घंटे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यार लॉन्ग टर्म में होगा या नहीं होगा, बड़ा है या नहीं है, और चैलेंजेस क्या हैं, ये सब डिस्कस करने के बाद डिच मारते थे। और लास्ट 50 के बाद में एक ही आइडिया निकल के आया जिसको हम हमारी लाइफ से प्लस फ्यूचर में हर तरीके से देख पा रहे थे कि ये बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। तो हमने जून 2018 में हमने ये काम करना स्टार्ट किया, और पहले एक वीक के अंदर ही हमने ऐप बना के डाल दिया था प्ले स्टोर के ऊपर। तो हमारा काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। पहले ही वीक के अंदर लोग 40 मिनट, मतलब एक एवरेज टाइम सुन रहा था एक जना एक दिन के अंदर। 40 मिनट बहुत बड़ा टाइम है। अगर तुम्हारा 10 मिनट से भी ऊपर आ रहा है तो मतलब बहुत बड़ी चीज है यार, लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये जैसे रिस्पॉन्स देखा तो हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने 2-3 महीने बाद में फंडिंग उठा ली। तो फंडिंग भी एक तरीका होता है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ कि स्टार्टअप्स काम कैसे करते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है कि यार तुम आइडिया सोचो, उसके बाद में तुम्हारी खुद की मनी या तुम्हारे अपने घर वालों से या रिलेटिव से मनी लेके खुद स्पेंड करो। जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, दुकान स्टार्ट करते हैं या कुछ आइडिया पे काम करते हैं तो या तो खुद की सेविंग स्पेंड करते हैं या अपने घर वालों से उधार लेते हैं या दोस्तों से उधार लेके करते हैं। दूसरा तरीका ये भी होता है जो मैंने किया, उसमें क्या होता है कि यार तुम आइडिया सोचो और वो आइडिया इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग उसमें बिलीव करें कि यार ये तो कोई बड़ी चीज बनने वाली है, लाइक कोई $1 बिलियन की कंपनी बनने वाली है। और वो उस आइडिया को अगर तुम दूसरों को बेच पाओ तो मार्केट के अंदर बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वीसी जिसको हम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम ही यही होता है कि यार मैं जितने भी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज है उसके अंदर मैं मनी डालूं, और उनके पास बहुत ज्यादा मनी होती है। तो तुम्हारे पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो तुम उनके पास जा सकते हो, पिच कर सकते हो कि यार मेरा ये आइडिया और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ा बनने वाला है, और मेरा ये अभी तक मैंने इतना किया और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे को यूजर्स से। और अगर वो तुमको बाई करते हैं, लाइक तुमने उसको इम्प्रेस कर दिया, तो फिर वो तुम्हें तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए वो कंपनी से शेयर लेते हैं 10%, 15%। वो तुमको वो 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ रुपए डालते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर तुम वीसी को शेयर देके इन्वेस्टमेंट उठाते हो। और पहला तरीका मैंने बता दिया कि खुद के रुपए खर्च करते हो और या फ्रेंड से लेते हो। तो मैंने दूसरे तरीके से, जैसे जितनी भी एक बड़ी कंपनीज के नाम सुनते हो सारी ये वीसी से मनी लेती है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ओयो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जितने को भी नाम आता है ना दिमाग में, सब लोगों ने ये वीसी से रुपए ले रखे हैं। क्योंकि अपने मोस्टली ये होता है कि अपने पास में इतना मनी नहीं होता कि अपन शुरुआत में इतना स्पेंड कर पाए। तो तुम्हें आइडिया ऐसा ही चूज करना पड़ता है कि आप बहुत बड़े विजन वाला हो, बहुत बड़ा बनेगा, और तुम उसको वीसी को बेच पाओ। तो मार्केट में मतलब 200-300 वीसी है। एक ऐसा नहीं कि एक ही बंदा बैठा हुआ है तुम उसके पास ही जाके बोलोगे। एक ने नहीं माना तो दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, पांचवे के पास जाओ। जिसने तुमने अपने आइडिया से इंप्रेस कर दिया वो तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट कर देता है। तो हमने 3 महीने बाद में एक पहले पहले जने के पास ही गए, उनको लाइक उनको भी एकदम कनेक्ट हुआ कि यार ये तो बड़ी चीज बनने वाली है। तो उन्होंने हमारे अंदर दो दो 2 CR रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी के अंदर। उसके बाद में हमने काम करना स्टार्ट किया, काफी लर्निंग ली, उसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और काफी सारे नए यूजर्स आने लग गए। तो वो एकदम लूप चालू हो गया कि लोगों को एकदम प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आने लग गई। तो लोग एक दूसरे से बात करने लगे, तो वर्ड ऑफ माउथ अपने आप फैलने लग गया कि यार कुकू एफएम है जिसके ऊपर आओ, तुम ऑडियो में कुछ भी सुन सकते हो, रिलीजन सुन सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, मोटिवेशन सुन सकते हो, किड्स स्टोरी सुन सकते हो, कॉमेडी सुन सकते हो। मतलब ये तो यूट्यूब जैसा है, ऑडियो में है। तो काफी वैल्यू ऐड कर रहा था, तो लोग एक दूसरे से बात करने लग गए, तो एक बहुत सारे नए यूजर आने लग गए। तो वो एकदम इससे लूप चालू हो गया। और अभी हमारे पास एक 1 मिलियन लाइक अराउंड 10 लाख यूजर्स मंथली यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को।
तो अभी काफी अच्छी स्टेज में है, और अभी हमने 4-5 महीने पहले सीरीज ए राउंड क्लोज किया। तो जब तुम वीसी से मनी उठाते हो तो उसके भी स्टेजेस होते हैं, एंजल राउंड, सीड राउंड, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, आप न्यूज में पढ़ते होंगे ये चीज। तो अभी हमने सीरीज ए राउंड रेज किया 40 करोड़ रुपए वीसी से। तो अभी हमारी टीम साइज है 55 लोग, हम मुंबई से काम करते हैं सारे के सारे लोग, और अभी काफी अच्छा चल रहा है। और जैसे कोरोना वायरस आ गया तो सारे लोग घर पे बंद हो गए हैं, और ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को कि यार अभी घर पे बैठे बैठे डिप्रेस हो रहे हो, स्क्रीन को कितनी देर देखेंगे हम, तो चलो हम कुकू एफएम सुन लेते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हो कुकू एफएम को इंस्टॉल करके कि यार ऐसा क्या आइडिया था, इससे क्या वैल्यू ऐड हो रही है। तो तुम्हें चमकेगा कि यार हाँ अच्छा, एक्चुअल में लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, इसलिए ये आइडिया का इतना इंपॉर्टेंस है। तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। लाइक मैंने बताया कि यार अभी तक हमने सीरीज ए राउंड क्लोज के लिए, ये भी लाइक बहुत अर्ली है। लाइक मैं यहाँ पे $1 बिलियन या $10 बिलियन कंपनी बनाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे 10 साल में नेक्स्ट। तो अभी तो जस्ट स्टार्ट है, लाइक जस्ट स्टार्ट है एकदम। अभी इंडिया के अंदर कितने लोग बैठे हुए, सबको ऑनबोर्ड करना है। तो ये मेरी जर्नी है। इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दिया कि यार स्टार्टअप शुरू करना हो या बिजनेस शुरू करना हो, ये ऐसा नहीं होता कि लोग बचपन से एकदम बिजनेस करने के दिमाग से पैदा होते हैं और वही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में जब भी तुम्हें ऐसे समझ में आती है चीजें तब स्टार्ट कर सकते हो, कोई इसके लिए उम्र नहीं है। दूसरा, तुम्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए तुम्हें अच्छा आइडिया होना चाहिए। आइडिया के लिए तुम अपने एक दोस्तों के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, या मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है कि यार इसको ये चीजें समझ में आती है, उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो। तीसरा, स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, कैसे मनी रेज करते हैं, वो मैंने बताया। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीम। एक्चुअली जब भी तुम स्टार्ट करते हो तो बहुत बार ये होता है कि तुम अकेले नहीं स्टार्ट कर पाते, क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारी चीज। तो तुम्हें एक या दो को फाउंडर और चाहिए होते हैं, और को फाउंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे तुम ये मान लो कि जैसे शादी का रिश्ता होता है, वैसे ही को फाउंडर के साथ का रिश्ता होता है। क्योंकि शादी में तो फिर भी तुम्हारा तलाक तलाक हो जाता है, उसमें वो तलाक तलाक नहीं होता। एक बार तुमने स्टार्ट कर लिया मतलब स्टार्ट कर लिया। तो तुम्हें फाउंडर जो तुम्हारे साथ काम करने वाला, उसको चूज करने से पहले लाइक बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि यार हम दोनों की केमिस्ट्री मैच होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार देखो, जब अच्छी चीजें चल रही होती है तो सब खुश रहते हैं। जब चीजें खराब चलना स्टार्ट होती है तब लोगों का रियल नेचर पता चलता है। तो तुम जब फाउंडर मतलब को फाउंडर चूज कर रहे हो, अपना पार्टनर चूज कर रहे हो, तो चीजें चेक करो कि यार जब चीजें डाउन चल रही है, जब चीजें खराब चल रही है, तो ये बंदा कैसे बिहेव करता है। मतलब तब लोगों का रियल नेचर पता चलता है। वो छोड़ के जाता है या तुमसे लड़ाई करता है, या मतलब वो अगर पार्टनर है तो वो उन चीजों में तुम्हें साथ देना चाहिए। तो वो सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टअप के अंदर आइडिया हो गया, टीम बनाना हो गया, बाद में फंड रेज करना हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और होती है, वो होती है लॉन्ग टर्म विजन। कि यार ऐसा नहीं है कि तुम स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो तुम 1 साल के अंदर बस कमा के बंद करके बस मस्ती से बैठ जाओगे। स्टार्टअप बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाला होता है। आज मैं स्टार्ट करके बैठा हूँ तो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ कि यार ये 10 साल की चीज है, बहुत लॉन्ग टर्म है। लाइक मैं 10 साल में इसको बहुत बड़ा बनाऊंगा। लाइक आज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबी पिक्चर देखनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रख के चालू करना पड़ता है। आई थिंक मेरी साइड से इतना ही है। अब आपके जो भी क्वेश्चन हैं पूछ सकते हो, हैप्पी टू आंसर। थैंक यू विशु। आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल और हेल्पफुल था लोगों के लिए। तो बाकी लोग अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वो अपने कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं डायरेक्टली। विष्णु जी, अभी आप जो कंपनी जो है आपकी, उसका नाम और उसका उसकी मतलब उसकी वेबसाइट वगैरह या कुछ हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग विजिट कर सकें, देख सकें। श्योर श्योर, वो मैं वो शेयर कर देता हूँ, ऐप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ और वेबसाइट भी कर देता हूँ। यहीं पे मैं अच्छा, चैट मेरा के एक अंदर डाल रहा क्वेश्चन हूँ। है। ओके, हाँ, आप चैट पे सेंड टू ऑल कर दीजिए, आई थिंक सबको मिल जाएगा। मीनवाइल मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक बिजनेस मॉडल हमें दोनों ही स्टार्टअप्स के समझ रहे हैं। लाइक रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है एंड एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं, और ओवरऑल लाइक फ्री यूजर्स कैसे यूज कर पा रहे हैं और पेड यूजर से कैसे मनी जनरेट हो रहा है। वो इजी प्रेप और कुकू एफएम दोनों के लिए बिजनेस मॉडल अगर आप एक्सप्लेन कर सको।
तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि यार तुम कंपनी स्टार्ट करो या बिजनेस स्टार्ट करो तो रुपए कैसे बनाओगे। तो मैंने जो 2 स्टार्टअप शुरू किए, दोनों अलग अलग टाइप के थे। पहला वाला स्टार्टअप था वो बिजनेस टू बिजनेस था, B2B भी बोलते हैं इसको, मार्केट है B2B। तो मेरा जो इजी प्रेप वाला मॉडल था उसके अंदर एजुकेशन का प्रोडक्ट था और मैं स्कूल्स के लिए बनाता था। स्कूल्स भी बिजनेस है और मैं भी बिजनेस हूँ, तो मैं डायरेक्ट स्कूल को जाके बेचता था। तो जिस दिन बन गया, वो बन के रेडी हो गया, उसी दिन मैंने बेचना स्टार्ट किया और पहले दिन से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए मैं चार्ज करता था कि यार अगर तुम्हारे इतने बच्चे हैं और इसको यूज करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट देंगे और ये है वो है, और इसका चार्ज मतलब जो भी है मंथली 30,000 40,000 इतना रहेगा। तो ये होता है B2B मॉडल और डे 1 से तुम्हारा रेवेन्यू आता है इसके अंदर। जो सेकंड वाला मॉडल है कुकू एफएम, कुकू एफएम में अभी कोई रेवेन्यू नहीं है। अभी तक जितने भी यूजर आ रहे हैं सब लोग फ्री में यूज कर रहे हैं और हम मंथली अराउंड 1 CR खर्च भी कर रहे हैं। लाइक हमारे पूरा टीम के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर पूरा एक 1 CR खर्च भी होता है, लेकिन अभी 0 रेवेन्यू है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट ऐसे काम करते हैं जैसे क्या होता है कि तुम्हें पता है कि यार ये चीज बहुत बड़ी बनने वाली है, तो पहले तुम यूजर बेस इकट्ठा करते हो कि यार पहले मैं लाखों में यूजर्स ले आता हूँ जो यूज करेंगे, उसके बाद में तुम उनको चार्ज करना स्टार्ट करते हो कि यार अब एक बार मेरे पास डेली यहाँ पे 20 लाख लोग आके यूज कर रहे हैं, अब अगर तुम यूज करना चाहते हो तो मैं सब्सक्रिप्शन चार्ज रखूंगा, चाहे 100 रुपीज पर मंथ इस टाइप से रख दिया। तो अगर तुमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो तुम पूरा कंटेंट फ्री में सुन सकते हो बिना ऐड के। बाकी के लोग सुनेंगे तो ऐड दिखा देंगे हम उनको। तो ये तुम्हारे रेवेन्यू मॉडल होते हैं, लेकिन ये हमारे टाइप जो ये वाला कुकू एफएम है, ऐसे प्रोडक्ट में वो आगे जाके काम करते हैं। वो डे 1 पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि डे 1 के ऊपर तो तुम कितने यूजर्स मतलब चार्ज ही नहीं कर सकते, वरना वो यूजर ही आएंगे ही नहीं। तो पहले तुम्हें यूजर बेस बनाना पड़ता है, उसके बाद में तुम्हें मोनेटाइजेशन मॉडल सोचना पड़ता है कि यार अब मैं रेवेन्यू कैसे कमाऊंगा। तो अभी तक हमारा 0 रेवेन्यू, हम कोई यूजर्स को कोई चार्ज नहीं करते। नेक्स्ट ईयर से हम यूजर्स को चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमारे पास लाखों में यूजर्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम अलग अलग टाइप के टेस्ट करेंगे और जो भी काम करना स्टार्ट कर देगा उसको हम बाद में स्केल करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स? जी, गाइस क्वेश्चन तो ये पूछो। अब जो अभी आप बताए हैं ये सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल है ना? ये अभी बस आउट ऑफ इंडिया कंट्री तो नहीं चल रहा है शायद यस कि यस यस। तो एक्चुअली ये हमने डाउनलोड नहीं हो पा वर्नाकुलर, रहा है। हाँ प्ले स्टोर पे है लेकिन हाँ, तो एक्चुअली ये हमने वर्नाकुलर लोगों के लिए चालू किया। वर्नाकुलर मतलब जो इंडिया के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, हमने इंग्लिश में भी स्टार्ट नहीं किया इसको। तो सबसे पहले हमने हिंदी में स्टार्ट किया, फिर हमने मराठी लैंग्वेज रिलीज किया, उसके बाद बंगाली रिलीज किया, अब हम गुजराती रिलीज कर रहे हैं। तो ये अपनी देसी भाषा के अंदर है। तो यहाँ पे जितने भी ऑडियो मिलेंगे आपको हिंदी, मराठी, बंगाली में मिलेंगे। तो गुजराती भी रिलीज कर रहे हैं। तो ये केवल जी जी भारत के लिए है। तो आई ओके थिंक जी, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में, व्हाई नॉट राजस्थानी? तो राजस्थानी का भी नंबर आएगा। अभी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बची है, तो हम 1 बाय 1 पिक करते जा रहे हैं। अच्छा, हम्म। ओके। सो आप कंटेंट के बारे में और डिटेल से बताएंगे? जहाँ तक मुझे लगा, एक तो जैसे हम होता है बुक है तो उसको रीड करने के बजाय आप किसी दूसरे से रिकॉर्ड करिए, वो सुन लेते हैं आप फ्री टाइम में। और भी कुछ हो सकता है, शायद म्यूजिक से डिफरेंट जॉनर्स हों, और कॉमेडी या जो डिफरेंट जॉनर्स होते हैं। इसके अलावा और क्या है कंटेंट्स में जो लोगों को तो ज्यादा अट्रैक्ट करता हो? यस यस, तो एक्चुअली ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमारा प्लेटफॉर्म ये मान लो कि यूट्यूब है। यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं, यहाँ पे ऑडियो मिलेगा। वहां पे तुम यूट्यूब पे जाके कुछ भी मिल जाता है, तुम्हें सर्च करने की देरी है बस। तुम्हें कोर्सेज भी मिल जाते हैं, तुम्हें कॉमेडी भी मिल जाती है, तुम्हें मूवीज भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार बस ऑडियो बुक्स है। यहाँ पे भी ऑडियो बुक्स भी है, रिलीजन के बारे में भी है, मोटिवेशन भी है, कॉमेडी भी है, भूतों की कहानियां भी हैं और बच्चों की कहानियां भी है। जो तुम सोचोगे वो मिल जाएगा, बस जाके तुम सर्च करोगे तो तुम्हें उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाएगा। हाँ, सो बेसिकली यूजर्स की चॉइस पे डिपेंड है, उसे क्या सुनना पसंद है यस वो अपने यस हिसाब यस। से सेलेक्ट कर सकता है। ओके, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि लाइक जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली लाइक जैसा मैंने आईआईटीज में देखा है कि जिस टाइम कैंपस प्लेसमेंट होता है तो ऑब्वियसली लोग एक बड़े नंबर्स की तलाश में रहते हैं कि अगर इतने का प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए। तो वो सब चीजें छोड़ के जबकि बाकी सब लोग हैंडसम पैकेज ले रहे होते हैं, तो मतलब उस टाइम क्या ऐसा पर्टिकुलर मोटिवेशन था
कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना, कि अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्या मतलब स्ट्राइकिंग पार्ट था और क्या वो पर्टिकुलर मोमेंट था जब ये डिसाइड किया? तो एक्चुअली मैंने मेरी स्टोरी में थोड़ा इसको इंक्लूड किया था, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो एक्चुअली कॉलेज की जर्नी ये से होती है कि तुम्हारे पूरे अलग देश के अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं और बहुत ही स्मार्ट होते हैं सबके सब लोग, और डे जीरो पे तो तुम्हें कुछ नहीं पता होता, फिर तुम धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो कॉलेज की, तो उससे बहुत सारी चीजें सीखते हो, और उस जर्नी के अंदर तुम धीरे धीरे बाद में बात करने लगते हो कि हमें 4 साल बाद में हमें क्या करना है। और उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मेरे को अच्छी जॉब करनी है, कुछ लोग होते हैं कि मेरे को आगे पढ़ने जाना होता है, कुछ लोग होते हैं कि यार मेरे को तो कुछ खुद का ही बनाना है। अब ये सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने आ जाते हैं, फिर तुम उनको एक एक को एनालाइज करना स्टार्ट करते हो कि यार मेरे को आगे पढ़ने जाना है या नहीं जाना। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि यार नहीं, मतलब अगर मेरे को पढ़ना है तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल बहुत सारे बुक्स हैं। तो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, आई थिंक मैं इसको तो रिकमेंड करूंगा कि यार तुमको भी बुक्स पढ़ना चाहिए। तो बुक्स जब तुम बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हें एजुकेशन बाद में समझ में आने लगता है कि यार लोग जब बाहर जाके पढ़ते हैं या दूसरी कॉलेज में जाके पढ़ते हैं तो उतना कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ता। तुम मोस्ट ऑफ द एजुकेशन या तो बुक्स पढ़ के या ऑनलाइन किसी का लेक्चर सुन के ले सकते हो। तो मेरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन का तो ऑप्शन वहीं पे कट गया। दूसरा आता है जॉब का और खुद का कुछ स्टार्ट करने का। तो खुद का स्टार्ट करने का सबसे बड़ा लोगों का डर रहता है कि यार पता नहीं कितनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ मैं और फेल हो जाएगा। और बहुत बार ये भी होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं करते कि यार नहीं नहीं, हमारे समाज के अंदर तुम अगर जॉब नहीं करोगे तो मैं क्या बोलूंगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। तो ये दो चीजें बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के तो पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते, और दूसरा बड़ा फैक्टर होता है कि उनको डर लगता है रिस्क लेने से। और लेकिन मेरे दिमाग में जो चीजें चलती है बहुत रेशनली चलती है कि यार ठीक है मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे बुरा क्या होगा, सबसे बुरा क्या होगा अगर मतलब अगर हो भी सकता है, अगर रिस्क ले रहा हूँ तो कंपनी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। तो जॉब तो ऐसा तो है नहीं कि यार अगर मैंने वो चलाया 2 साल बाद में नहीं चली तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। जॉब तो ऑलवेज मेरे पास है, मैं आज कर सकता हूँ, 2 साल बाद में कर सकता हूँ। इवन अगर तुम स्टार्टअप करके जॉब करो तो तुम्हें ज्यादा अच्छी जॉब मिलती है, मार्केट में तुम्हारा प्रोफाइल और अच्छी मानी जाती है। तो वो जो सबसे बड़ा सेटिस्फाइड वाला जो चीज होती है इसके अंदर वो ये होता है कि यार मैं जॉब करके एक बहुत बड़ी कंपनी में बस एक बंदा, मतलब जब जैसे फ्लिपकार्ट में जाता हूँ, फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी वहां पे 4,000 5,000 लोग काम कर रहे हैं, अब मैं अकेला जाऊंगा तो मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा। यहाँ पे अगर मैंने रिस्क लेके कुछ बनाता हूँ और अगर वो काम कर गया तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी इम्पेक्ट होगी डायरेक्ट, और वो अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो मेरे को एक तो थ्रिल वाली चीजों में बहुत मजा आता है। दूसरा अगर इतनी बड़ी इम्पेक्ट वाली चीज है तो मैं, अगर तुम दोनों ऑप्शन सामने रखोगे तो मैं वही चूज करूंगा जिसमें यार मिलियंस ऑफ लोग इम्पेक्ट हो रहे हो। तो ये डॉट कनेक्ट होते हो तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो डिसीजन आ जाता है कि यार मेरे को तो कुछ स्टार्ट करना है। ओके हाँ, और कोई पार्टिसिपेंट्स अगर वो करना है तो अपना आपको अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। विश्वजीत, जिस तरह से YouTube पर चैनल बनाए जा रहे हैं और हाँ, लोग अपना कंटेंट डालते रहते हैं, क्या आपका प्लेटफॉर्म भी इसी टाइप का होगा? यस यस, यूट्यूब के अंदर वीडियो में डालते हैं, हमारे पास ऑडियो में डालते हैं। ठीक। मैं वहाँ चैनल बनाना चाहता हूँ और अपनी कुछ बुक्स है उनका ऑडियो फॉर्मेट में देना चाहता हूँ। सपोज वो बुक्स हाँ, कॉपीराइट का इशू कोई नहीं है तो मैं वहाँ क्रिएट कर सकता हूँ इजीली, यस राइट? यस यस, इजीली एडिट कर सकते हैं। अच्छा, जिनके फिर कॉपीराइट्स हों फिर उनके वायलेशन और उनका इश्यूज आप कैसे हैंडल करते हैं? तो अगर तुमने कुछ कॉपीराइट कंटेंट डाल दिया और किसी ने देख लिया कि यार ये जिसका भी कॉपीराइट है, अगर वो जैसे क्लेम करता है तो हम उसको बंद कर देते हैं, बाद में प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। अच्छा, तो एज ऑफ नाउ जो जितना भी कंटेंट है वो फ्री है या जिस प्रोप्राइटर का है उसी का आ रहा है, या अलग आप लोग बाय करके भी उस पे कंटेंट डाल रहे हैं? तो एक्चुअली हमारी टीम है, अराउंड 25 लोग हैं उस टीम के अंदर। वो लोग पहले आईपी एक्वायर करते हैं, जिन्होंने भी, जिस राइटर लिखता है या पब्लिकेशन हाउस के पास जाते हैं उसको बोलते हैं कि यार तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, हम इसको ऑडियो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और फ्यूचर में हम जब रेवेन्यू कमाना स्टार्ट करेंगे तो रेवेन्यू शेयर कर लेंगे, तो तुम हमें दे दो, हम रिकॉर्ड कर देंगे और हम अपलोड कर देंगे। तो पहले हम आईपी एक्वायर करते हैं और बाद में उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमारा मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट है प्लेटफॉर्म के ऊपर।
जी बेसिकली आपने जैसे सपोज बीटेक किया और उसके बाद सपोज आपके पास आइडिया आ गया तो डायरेक्ट आप उस पर काम करना स्टार्ट किया या पहले इसके लिए कुछ स्किल्स लिए मतलब कोई पर्टिकुलर कोर्स या फिर कोई पर्टिकुलर बुक्स जो आप रेफर करना चाहेंगे, कैसे मतलब अपना आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे फंडिंग राइज वगैरह, कैसे आइडिया को वेरिफिकेशन करूँ और कैसे टीम के साथ वर्क करना, इसके लिए कोई कोर्स किया या कोई बुक पढ़ी या फिर ये कैसे स्टार्टिंग होता है मतलब? तो एक्चुअली आइडिया फेज जब चलता है तो तुम सबसे पहले तो ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होती है कि यार मेरे को खुद का कुछ बनाना है। उसके बाद में तुम आइडिया सोचना स्टार्ट करते हो कि यार मेरे को सबसे ज्यादा लाइक कौन सी चीज है जो मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, जहाँ पे मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा कुछ बनाने के बाद में। तो मैं ऑलरेडी एजुकेशन से जुड़ा हुआ था पहले से, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एजुकेशन ही आया कि यार एजुकेशन इंडिया का फटा हुआ है, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है, तो चलो एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद मैंने अराउंड 2-3 महीने केवल आइडिया स्टेज पे स्पेंड किया, कुछ भी नहीं किया, बस आइडिया सोचता रहा और मेरे दोस्तों के साथ डिस्कस करता रहा कि यार मेरे को एजुकेशन इंप्रूव करना है, उसके लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, उसके ऊपर ये करूंगा। फिर मैं अपने दोस्त को पिच करता हूँ कि यार कैसा लग रहा है, तो वो फीडबैक देते हैं, फिर मैं उसको और इम्प्रूव करता हूँ, फिर वापस उन दोस्तों को बताता हूँ, फिर वो फीडबैक देते हैं। तो मैंने अराउंड 2 या 3 महीने बस आइडिया के ऊपर स्पेंड किया। उसके ये आइडिया बताने के अलावा तुम रिसर्च भी करते हो, गूगल के ऊपर सर्च करते हो क्या ऑलरेडी कौन कौन सी कंपनी चल रही है इस मार्केट में, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी मार्केट में प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व है और मैं दोबारा से जबरदस्ती जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें भी चेक करनी पड़ती है। दूसरा, तुम अपने दोस्तों के साथ मतलब ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि यार कुछ लूप होल तो नहीं छोड़ रहा, लाइक मैं तो ठीक एक्साइटेड हूँ, तुम बताओ मेरे को, मैं कुछ ऐसा तो नहीं मैं अलग ही डायरेक्शन में अलग ही जोन में पहुंच गया और गड़बड़ कर दूंगा कुछ। तो वो चीजें बहुत जरूरी है कि यार तुम जब आइडिया सोचते हो तो अपने दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्म करो, प्लस उसका सर्वे करो। सर्वे के अंदर ये होता है कि तुम गूगल पे सर्च करके देखो कि यार वो ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं है, तुम लोगों से बात करके देखो जो उसको यूज करने वाले हैं कि यार ये इम्पेक्ट डालेगा क्या तुम्हारी लाइफ में। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में तुम टाइम स्पेंड करो अपनी टीम बनाने में। टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास जो पार्टनर आएगा वो 10 साल 15 साल तुम्हारे साथ काम करने वाला है। और लाइक बिजनेस के अंदर पार्टनर दिन रात साथ में रहते हो, उसके अंदर अप्स डाउन चलते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार तुम अच्छा पार्टनर चूज करो, मोस्टली उसी को चूज करो तुम जिसको ऑलरेडी सालों से जानते आए हो। तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज तुम जब जैसे जैसे बिजनेस ने गलत मतलब खराब परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो लोग बदल जाते, छोड़ के चले जाएंगे। तो दूसरा पार्ट ये था कि मैंने टीम बनाई। थर्ड बाद में आता है कि यार मोस्टली मेरे दिमाग में वो होते हैं वो टेक आइडियाज होते हैं कि यार टेक्नोलॉजी से सोल्व करता हूँ। तो फिर मैंने टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को हायर किया, सॉल्यूशन सोचा कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया, एमवीपी बोलते हैं जिसको, एकदम मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, जिसमें एकदम छोटे से में पता चल जाता है कि यार हाँ मैं बना रहा हूँ काम का है या नहीं है। तुम अपने कस्टमर्स को दिखाते हो, फिर उसके ऊपर इटरेशंस करते हो तुम बार बार, यार ये तो जमा नहीं, दूसरा बनाते, फिर तीसरा बनाते, फिर चौथा बनाते, फिर उसमें से एक तुम्हें एकदम परफेक्ट मिलता है कि यार ये काम कर रहा है, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, चलो अब इसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये स्टेजेस रहती है जब तुम स्टार्ट करते हो। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन ये था कि मेरा एक प्लान है कि न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करने का इंडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म एज। तो उसके लिए मुझे क्या क्या जो बुलेट पॉइंट्स उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे जो है मुझे स्टार्टअप जो है मेरा एक थोड़ा अच्छे से फ्लो में भी रहे और कुछ ऐसा लूप नहीं रह जाए जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आए। तो एक्चुअली जैसे ये आइडिया है, मतलब ये तुम्हारे पास आइडिया है अभी, तो सबसे पहले जैसे आइडिया आ जाए तो तुम पहले अपने आइडिया को अच्छे से फ्रेम करो और फिर अपने दोस्तों को बताओ। जैसे अब आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि यार विश्व मेरे को एक न्यूज पोर्टल स्टार्ट करना है, मैं मतलब उसके लिए वेबसाइट रिलीज करना चाहता हूँ या ऐप रिलीज करना चाहता हूँ। तो ये एक पार्ट हो गया अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना। फिर मैं एक पूछूंगा कि यार कितना बड़ा मार्केट है, लोग क्यों तेरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। दूसरी चीज है सर्वे करना कि यार ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी मार्केट में 100 लोग बना के बैठे हुए हैं, लोगों की प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व है। तो मतलब अगर ऑलरेडी सोल्ड है, इतना कंपटीशन है, तो तुम मतलब उनको तुम ऐसा अलग क्या कर रहे हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत जरूरी है कि यार अगर मार्केट, आई नो कि न्यूज के अंदर ऑलरेडी मार्केट में 100 क्या 200 प्लेयर्स बैठे होंगे,
तो तुम उनसे अलग क्या कर रहे हो, दूसरा मार्केट साइज कितना बड़ा है, तीसरा तुम क्या करने वाले, लाइक वो जो कौन ऑडियंस कौन है तुम्हारी, लाइक हमारे जैसे यंग ऑडियंस है, या तुम कुछ अलग वर्टिकल पकड़ रहे हो, या मतलब बिजनेस वाले लोगों को सुनाऊंगा या पॉलिटिक्स वाले लोगों को सुनाऊंगा, या मेरे को तो बस ये वाला सेगमेंट पकड़ना है। वो बहुत जरूरी है कि यार तुम अपना फोकस कौन सी चीज में है। ये हो गया आइडिया लेवल पे। उसके बाद में मेरे हिसाब से दूसरा पॉइंट आएगा कि यार तुम टीम बनाओ। और तुम अकेले काम कर रहे हो या तुम्हारे पार्टनर साथ में काम करने वाले हैं। अगर अकेले कर रहे हो तो बाद में बहुत सारी चीजों के आंसर देने पड़ेंगे तुम्हें कि यार तुम जो बनाने वाले हो उसका टैग कौन लिखेगा, तुम खुद को लिखना आता है तो लीड कौन करेगा, मतलब बाकी का काम कंटेंट लाने वाला काम कौन करेगा, और तुम एटलीस्ट पहले इन्वेस्टर से भी मनी लेने से पहले कुछ तो बनाना पड़ता है, तो वो कैसे बनाओगे। तो टीम के ऊपर क्वेश्चन आता है, और बाद में आता है कि यार सबसे वो जो एमवीपी बन बोलते हैं जिसको, वो बनानी पड़ती है कि यार एकदम छोटा सा प्रोडक्ट बना के मार्केट में रिलीज करके देखते हैं कि लोग यूज भी कर रहे हैं क्या। अगर नहीं कर रहे हैं तो छोड़ो यार, फिर तो अपना आइडिया ही अपन ही उछल रहे थे, आइडिया अच्छा नहीं है। थैंक यू। मेरा एक सवाल है इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो आपने आइडिया कर लिया और आपकी टीम फॉर्मेट हो गई, तो आपको ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता होगा। उसकी क्या यस फॉर्मेलिटीज हैं और क्या प्रोसेस है, ऐसा कोई स्टेप्स हैं जो लीगल वाले चीजें इंक्लूड होती हैं उस इसमें। तो एक्चुअली लीगल वाला काम जब तुम स्टार्ट करते हो सोचते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो मार्केट में ऑलरेडी सोल्व प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास सीए के पास जाओ, वो उसको सारी चीजें पता रहती है A to Z, वो अपने आप काम करके दे देता है। तो मेरे हिसाब से ये वाली लीगल वाली चीजें मायने में स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट में ऑलरेडी सोल्व प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम है कि यार तुम जो आइडिया सोच रहे हो, टीम बन गई, उसको तुम एग्जीक्यूट करके देखो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मैं मेरा कुको एफएम का एग्जांपल देता हूँ। कुको एफएम में पहले आइडिया सोचा, टीम बनाई, फिर हमने इटरेशन किए, और फिर वो जब पता चला कि अब काम कर रहा है, फिर जाके हमने कंपनी रजिस्टर करवाई। हमने ऐसा नहीं कि पहले अच्छा। कंपनी रजिस्टर करवा के बैठ गए अब हम काम कर रहे हैं। तो कंपनी तुम्हारी कभी भी रजिस्टर हो जाती है, विद इन 2 या 3 डेज के अंदर तुम्हारी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम, मतलब वहां पे माइंड को लोड देने की जरूरत ही नहीं है तुमको, अच्छा, तुम अपने बेसिकली काम। मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो किसी हाँ, लाइक सीए या सीए के पास जाओ। बिजनेस का। हाँ, यस, बहुत इजी प्रोसेस है। ओके, सो अगर इससे चीज ऐसी हो, मान लो आपने 1 और 2 ईयर स्पेंड किया, कुछ प्रोडक्ट बनाया और उससे आईपी लाइक आपको कुछ पेटेंट वगैरह फाइल करना है, अगर वो मिस नहीं किया और आपने कंपनी भी उस टाइम तक रजिस्टर नहीं करी और मेन वाइल कोई पैरेलल में आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस केस हम्म में लाइक कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होते हैं, क्योंकि आपने मिस कर दिया, आपने पेटेंट फाइल नहीं किया उस टाइम। हम्म। या हर चीज तो का पेटेंट फाइल करना जरूरी भी नहीं होता, ऐसा भी है क्या। या तो एक्चुअली कंपटीशन का ऐसा होता है कि लोग कंपटीशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन कंपटीशन कभी उस एनर्जी और उस जज्बे के साथ काम ही नहीं कर सकता जब तक वो आइडिया खुद का ना हो। लाइक ये कभी मत सोचो कि यार मेरे पास ये आइडिया आया, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चुरा लेगा और खुद स्टार्ट कर देगा। कभी नहीं होता, क्योंकि जो एनर्जी और जो डॉट तुम कनेक्ट कर पा रहे हो दिमाग में, वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो अपना एकदम बिंदास होकर आइडिया को शेयर करो, लोगों को समझाओ कि ये करने वाला हूँ, या कस्टमर को बेचो कि यार मैं ये बनाऊंगा तो तुम खरीदोगे क्या या यूज करोगे क्या। बात रही पेटेंट की, तो पेटेंट के लिए एक्चुअली ऐसा होता है कि उसका एक वेल डिफाइंड गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उसके लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, और जो जिसका आइडिया पहले आ जाता है उसको पेटेंट मिलता है। तो अगर किस्मत खराब रही तो अगर और तुमने लेट अप्लाई किया तो वो चला जाता है। लेकिन पेटेंट एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना तुम्हारा बिजनेस और उसका एग्जीक्यूशन रहता है। पेटेंट तो लाइक ठीक है, ऑन ऑन द गो प्रोसेस है। अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू। फिर एक बार फिर ओपन है पार्टिसिपेंट्स के लिए, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हो तो। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने पूछा था आपसे कि मुझे एक न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करना है, तो उसके लिए जैसे आपने बताया था कि कोई प्रोडक्ट पहले आप सैंपल प्रोडक्ट आप मार्केट में, तो मेरा सैंपल प्रोडक्ट जो है न्यूज़ रहेगा। तो अब न्यूज़ में मुझे जो कंटेंट मैंने R&D करके कुछ भी करके एक बार लाया, तो उस कंटेंट को मैं पहले प्रमोट करूं, जैसे फेसबुक इंस्टा पे ये सब पेड प्रमोशंस होता है, तो उसको एक बार टेस्ट करने के लिए जो अपन करें हैं, तो उसके लिए क्या पेड प्रमोशन करें या फिर ऑडियंस कैप्चर कैसे करें, मतलब स्टार्टिंग में सैंपल को टेस्ट करने के लिए। तो एक्चुअली सबसे फास्ट तरीका तो ये होता है कि आप थोड़ी सी मनी स्पेंड करके एडवर्टाइजमेंट करके ले आओ, और तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। वरना तुम्हें खुद बाद में उसको अपने फ्रेंड्स को बोलना पड़ता है कि यार तुम इसको सर्कुलेट करो, ये करो। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है,
लेकिन उससे भी लोग टेस्ट करते हैं। सबसे फास्ट तरीका तो ये होता है कि यार तुम्हारा नेटवर्क इतना बड़ा होना चाहिए, सोशल नेटवर्क, या तुम इसको कहीं पे तो डालो और हजारों लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो नहीं है तो तुम थोड़ी सी मनी स्पेंड करो, मतलब 1000-2000 रुपए भी स्पेंड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार इसको लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं क्या। अगर नहीं कर रहे तो बाद में कुछ नया आइडिया सोचो या नए टाइप का कंटेंट बनाओ। मतलब जो फास्ट हो सकता, मेरे हिसाब से टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में, और तुम्हारे पास अगर मनी है तो यूज मनी एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट। ओके, एक क्वेश्चन आपने वैसे मेंशन किया था, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट जो आपके स्टार्टअप और आइडिया में पैसे लगाते हैं, तो उनको रीच आउट करने का क्या है, लाइक कुछ पर्टिकुलर पोर्टल है जहाँ पे आप उनसे जा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, या कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस होता है या वर्कशॉप होता है, उनका कुछ प्रोसेस है क्या? ऐसा एक्चुअली वेल डिफाइंड कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन तुम गूगल सर्च करोगे ना इंडिया के अंदर कौन कौन से वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। लाइक वो सोचते हैं कि यार सब लोग जाने हमारे बारे में, तो गूगल सर्च करते हैं तुम्हें सारे मिल जाएंगे, और हर एक की अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पे उनका एड्रेस लिखा रहता है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके ऊपर तुम उनको मेल लिख के बता सकते हो कि यार ये हमारा आइडिया है, हमें तुमसे बात करनी है, ये हमें पिच करना है तुम्हें। तो वो मोस्टली तुम्हें रिप्लाई करते ही करते हैं। बहुत सारे नहीं करेंगे, लेकिन तुम उसको दोबारा से मेल कर दो अगर नहीं कर रहा तो याद दिलवाते रहो, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, तो हो सकता है कभी मिस कर जाए। लेकिन ये तरीका, मतलब वेल डिफाइंड ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है कि यार ये वेबसाइट है यहाँ पे सबकी लिस्ट होगी, ये होगा। तुम गूगल सर्च करो, मोस्ट सबके नाम मिल जाएंगे तुम्हें। उसके बाद में उन सब की अपनी अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पे उनको ईमेल आईडी मिल जाएगी तुम्हें, वहाँ पे उनको मेल डालो और बोलो कि यार ये हमारा आइडिया है, और आई वांट टू टॉक टू यू, या आई वांट गिव मी सम टाइम, जो भी तुम्हें बोलना है वो बोलो, और उसके बाद में वो जैसे अपन जूम कॉल पे, वैसे वो जूम कॉल पे आ जाएंगे और तुम उनको पिच कर सकते अच्छा, बेसिकली वो वीसीज भी चाहते हैं उनको अच्छे आइडियाज तक हो। पहुंचे, यस यस सो यस इट्स यस। लाइक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। हाँ हाँ, दे डोंट वांट टू मिस एनी बिग अपॉर्चुनिटी। तुम्हें लगता है कि यार राइट, ये $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है तो जरूर पिच करो, अगर नहीं पहले ही तुम्हें लग रहा है कि नहीं बनेगा तो मत करो। वो $1 बिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करते। राइट। अच्छा, इससे मतलब एक और मेरा लाइक लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉब्ली वो डिस्कशन अगर ऑफलाइन होता, लेकिन मैंने सोचा अभी वो टाइम है तो हम डिस्कस करें। तो जैसे आपने बताया कि जब ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन जर्नी तो मैं अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करी, तब पता लगा कि ओके अपना स्टार्टअप करना एक पोटेंशियल ऑप्शन था। तो जनरली ये होता है कि अगर 5% पीपल ट्राई करते हैं तो उनमें हाफ ऑफ देम अगर सक्सेसफुल होते हैं। तो सपोज मैं स्टूडेंट्स को टीचिंग करवा रहा हूँ और वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, 8 to 12th स्टैंडर्ड के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें किसी में कुछ पोटेंशियल ऐसा है जो आगे जाके बड़े नाम बन सकते हैं बिजनेस की दुनिया में। तो मुझे और मेरी फैकल्टी, मान लो जिस हाइपोथेटिकल है, उनको कैसे नर्चर करें कि ताकि वो लोग आगे जाके बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाए। किसी को अगर ऐसा होता है, हमें लगा कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम ट्राई करते हैं कि चलो इसे साहित्य की तरफ इसका इंटरेस्ट है, अगर मैथ्स में है तो हम उसे लॉजिकल प्रॉब्लम्स देते हैं। तो अगर किसी का एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान हो तो स्कूल लेवल पे हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये था। लेकिन इससे पहले कि ये फिजिबल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम स्टूडेंट्स पे रिक्वायरमेंट से ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, हम ज्यादा एम्बिशियस हो सके, ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कुछ कर सकते हैं उनके लिए? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं भी इसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो अपना जो अभी तक का जो स्कूल का सिस्टम है वो, तो मैं ये आंसर करने से पहले मैं एक दूसरी चीज बताना चाहता हूँ। वो है गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक गेम थ्योरी बहुत ही फेमस चीज है जिसको लोग यूज करते हैं। इसमें दो तरह के गेम होते हैं, एक होता है फाइनाइट गेम, एक होता है इनफाइनाइट गेम। तो फाइनाइट गेम में क्या होता है कि तुम्हारी रूल्स फिक्स होते हैं, खेलने वाले लोग फिक्स होते हैं, टाइम लिमिट होती है, और लास्ट में जाके कोई जीतता है या हारता है, वो उसको बोलते हैं फाइनाइट गेम। जैसे बहुत सारे अपन, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, या मोबाइल के ऊपर हो गया, बहुत सारे गेम होते हैं, उनके पास सब कुछ लिमिटेड होता है। लाइक पता रहता है इस प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ, ये टाइम लिमिट है, ये रूल्स हैं, उसके बाद तुम खेलते हो और एक जना जीतता है। एक होता है इनफाइनाइट गेम। इनफाइनाइट गेम में क्या होता है, तुम्हें पता नहीं रहता कौन प्लेयर है, मतलब कुछ का पता रहता है, कुछ का पता नहीं रहता, कोई फिक्स रूल नहीं है, और उसके अंदर कोई हारता जीतता नहीं है। उसका गेम का बस एक ही रूल होता है कि तुम्हें गेम के अंदर रहना है, तुम्हें गेम के बाहर जाना, बस गेम के अंदर हो, बस वही उसका मेन पर्पज होता है।
और अपनी लाइफ में बहुत सारे गेम फाइनाइट होते हैं, बहुत सारे गेम इनफाइनाइट होते हैं। तो अपना जो स्कूल का सिस्टम है वो फाइनाइट वाली चीजें सिखाता है अपन को, चाहे वो गेम हो चाहे क्लासेज हो। अपन क्लासेज के अंदर भी फिक्स्ड कोर्स है, फिक्स्ड बच्चे हैं, उसमें एग्जाम देना है, साल के एंड में कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, वो फिक्स्ड गेम है, फाइनाइट गेम। अपनी स्कूल सिस्टम कभी सिखाता ही नहीं कि इनफाइनाइट गेम भी होते हैं। इनफाइनाइट गेम के अंदर हो गया जैसे बिजनेस हो गए, तो बिजनेस के अंदर तुम्हारा कभी ऐसा कोई रूल लिखे हुए नहीं है कि यार तुम ये करोगे तो तुम फेल हो, ये करोगे तो पास हो, ये लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं, ये कॉम्पिटिटर नहीं है, ये तुम्हारा स्पेस, कुछ नहीं होता। वहां पे लोग जबरदस्ती कॉम्पिटिटर बना लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी ये कॉम्पिटिटर है ये नहीं है। तो वो होते हैं इनफाइनाइट गेम। इस गेम का बस एक ही है कि तुम लाइफ टाइम चलाते रहो, जैसे गूगल है फेसबुक, वो चलते रहे, मतलब उनका बस गेम का पर्पज ही ये है कि वो जिंदा रहे। तो तुम्हारे ये होता है। तो स्कूल के अंदर एक्चुअली अपने सिस्टम में कोई ये चीजें सिखाता ही नहीं। तो इनफाइनाइट गेम सिखाना बहुत जरूरी है मेरे को लग रहा है स्कूल सिस्टम में। वो डायरेक्ट बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं है कि यार तुम बस बच्चे को सिखाओ कि यार ये बिजनेस है, तुम बिजनेस को सीख लो। मेरे हिसाब से उनको इनफाइनाइट गेम बताओ पहले तो कि यार ये इनफाइनाइट गेम होते हैं। इनफाइनाइट गेम में तुमसे जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मतलब वो इनफाइनाइट गेम ये होता है कि वो जब तुम सो रहे होते हो ना तब भी वो गेम चालू रहता है। तब जैसे तुमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो भी एक इनफाइनाइट गेम है। तुम आज इन्वेस्ट करते हो, उसका वो चलता रहता है, तुम सो रहे हो तब भी वो काम कर रहा है, और वो चलता ही रहेगा, तुम्हें उसका एंड नहीं है। और जैसे बहुत सारी दूसरी चीज भी है, जैसे तुम्हारी लाइफ के अंदर रिलेशंस हैं, वो इनफाइनाइट गेम है, तुम्हें मेंटेन करते ही रहना, मतलब उसका कुछ एंड नहीं है। बिजनेस हो गए, उसका कुछ एंड नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे और भी इनफाइनाइट गेम होते हैं जो चलते रहते हैं। मेरे हिसाब से पहले बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि यार लाइफ के अंदर स्कूल में है वो सब फाइनाइट गेम है, लेकिन इनफाइनाइट गेम भी चलते हैं जिसमें तुम्हें सालों देने पड़ते हैं। मतलब जैसे बिजनेस एक हो गया, उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक हो गया, इंटरनेट के ऊपर एक आइडेंटिटी बनाना भी एक इनफाइनाइट गेम है। अब जैसे लोग ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ब्लॉग से उसकी एक, या बुक्स लिखना स्टार्ट करते हैं, बुक्स लिख दी तो लोग उसको कंज्यूम करते जाएगा, उसकी पैरेलल आइडेंटिटी वो इनफाइनाइट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से बच्चों को। जैसे ये चीजें सिखा दोगे उनको, इनफाइनाइट गेम खेलना आ गया, तो आई थिंक वो अपने आप बिजनेस का एक दिन अपने आप सोच लेंगे। तो मेरे हिसाब से स्कूल्स के अंदर बिजनेस सिखाने के बजाय ये चीजें सिखाना जरूरी है कि यार लाइफ में सब कुछ फेल पास नहीं होता। राइट। समझ रहे हो? मतलब उनको वो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि यार मैं आज ही कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकता हूँ जो मेरे को लाइफ टाइम मेरी आइडेंटिटी बना के रखेगा, या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो लाइफ टाइम मेरी अर्निंग करता रहेगा, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ जो लाइफ टाइम चलता रहेगा। ठीक है, उसमें चीजें बंद चालू होती रहेंगी, लेकिन वो चीजें समझ में आनी चाहिए बच्चों को कि यार तुम आज स्कूल में जो पढ़ रहे हो उसमें बस फेल पास होता है कि तुम्हें कम नंबर आ गए, ज्यादा नंबर आ गए, या गेम खेला फेल हो गए, पास हो गए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है जो इंडिया के एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती। आई थिंक सबसे पहले ये लाना चाहिए, उसके बाद में बच्चे अपने आप एक्सप्लोर कर लेंगे कि मेरे को करना क्या। या डेफिनेटली, लाइक मेरा ही व्यू पॉइंट ये था कि बच्चों को आप एक फिक्स्ड ट्रेवल पाथ ना देके उनको एक्सप्लोरेटरी पाथ दिया जाए, यस यस, जहाँ पे वो ये डिसाइड करें कि उन्हें किधर जाना है, उन्हें कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है, ना कि 6 या 10 या 8 जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो वो एक्चुअली सबसे मिनिमलिस्टिक कर सकते यस हैं, यस बट यस, तो आई सबसे बड़ी थिंक प्रॉब्लम ये और सबसे, लंबा डिस्कशन होगा, हम और भी करेंगे इस चीज पे डिस्कस, क्योंकि जो ओके IQ ट्रस्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अच्छा स्कूल कराना चाहते हैं जो अच्छी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन दे। उस सिलसिले में मैंने ये सवाल पूछा था। तो आई थिंक अभी और टाइम है और डिस्कस करेंगे। मेनवाइल अगर पार्टिसिपेंट्स का और कोई क्वेश्चन हो, अभी भाई कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जो अभी जो करंटली मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें फिजिकल प्रोडक्ट है मेरा एक, तो मेरा जो मार्केट है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन रहता है रेट्स के अंदर, क्लाइंट जो है उसको सेटिस्फाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मतलब क्या उसमें फंडामेंटल्स अगर अपन अपनाए जिससे क्या है कि हमारी जो है कंपटीशन में भी हम बने रहें और जो है आराम से कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर दें, इस तरीके से मतलब क्या करना चाहिए उसके लिए हमको? तो एक्चुअली मेरा बहुत ही डिफरेंट व्यू रहता है यहाँ पे। मेरे हिसाब से इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट भी जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा जो आइडिया है या प्रोडक्ट है वो इस टाइप का होना चाहिए कि तुम मोनोपोली कर सको। लाइक तो कॉम्पिटिटिव मार्केट, फ्री मार्केट वाली होती चीजें, वो उसके अंदर तुम सर्वाइव कर लोगे, कुछ मनी भी बना लोगे, लेकिन तुम्हें ऑलवेज
सर्वाइवल वाला भूत रहेगा कि यार कौन मेरे को आगे मार डालेगा, कौन आगे मार डालेगा। यस, वहां पे भी बहुत सारे हुक्स हैं जिसके अंदर तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन मेरा ऑलवेज जो भी मेरे को ये बोलता है कि यार मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव, आई थिंक तुम गलत जगह पे हो। तुम्हें अलग टाइप का प्रोडक्ट रखना चाहिए जिसके अंदर तुम खुद मोनोपोली कर सको, तुम अपना राज कर सको, तुम्हारे पास अलग लाइक इतनी मनी भी होगी तुम रिसर्च में या अलग टाइप का कुछ इनोवेशन भी ला सको। लेकिन वो मेरे को लगता है लोगों को बहुत बड़ा लग जाता है कि यार तुम तुम्हारा प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हो। कंपटीशन एक्चुअली मेरे को मतलब वो ही होता है कि यार तुम्हारा कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिहेव करना बहुत ही रिस्की लगता है। रिस्की मतलब कि तुम्हें वो सर्वाइवल वाला मोड ऑलवेज ऑन रहता है। वो सर्वाइवल वाली चीज ऐसी है कि तुम्हारी नींद उड़ा देती है। अगर जैसे तुम्हारा बिजनेस भी चल रहा है, चाहे वो 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, लेकिन तुम्हें डर है कि यार मेरा कंपटीशन मार सकता है, तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो मैं मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि यार अभी जिस तरीके से चला रहे हो, मेरे को नहीं पता क्या बिजनेस है, तो मैं उतना तुम्हें पिन पॉइंट करके एडवाइस नहीं दे सकता। लेकिन ट्राई करो कि आप अपने बिजनेस को ऐसे शिफ्ट करो कि तुम मोनोपोली कर सको। लाइक तुम्हें ये डर निकल जाए कि मेरा कंपटीशन, मैं बस कंपटीशन का सोच रहा हूँ। मतलब मोनोपोली करो, उसमें अपने ही प्रोडक्ट का सोचो और उसको इम्प्रूव करते जाओ और कस्टमर को खुश करते जाओ। लाइक थोड़ा उधर शिफ्ट करो फोकस को कि यार मेरे को इस कंपटीशन से बाहर निकलना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लाइक मैं अभी पिन पॉइंट करके एडवाइस नहीं दे सकता कि यार तुम क्या करो तुम्हारे कंपटीशन के लिए, जब तक मेरे को पूरा तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। ओके, सो जनरली ऐसा होता है जब आप एक मोनोपोली टाइप का आइडिया लेकर आते हो, जैसे ओला, आई थिंक, अगर आई डोंट नो ओला पहला आया था या उबर, इंडिया में आई थिंक ओला पहला आया था, फिर उबर कॉम्पिटिटर हो गया, फिर टैक्सी फॉर श्योर और कुछ और भी जो उतने पॉपुलर नाम नहीं थे। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटर्स आते हैं, तो लाइक उस टाइप लाइक क्या स्ट्रेटजी या अप्रोच होनी चाहिए उन चीज़ों के लिए? तो एक्चुअली जैसे अभी मार्केट में आप जितने भी आइडियाज देखोगे ना, अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल है इसका मतलब तुम मोनोपोली कर रहे हो। गूगल का नाम लो, गूगल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। फेसबुक का नाम लो, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। एप्पल का नाम लो, कोई कॉम्पिटिटर नहीं। अमेजन का नाम लो, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इंडिया के अंदर अभी तक जितनी कंपनीज है, अब जैसे ओला के सामने उबर आके खड़ा हो गया, तो वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी भी वो आज भी फाइट कर रहा है कि यार मेरे को जिंदा रहना मार्केट में। तो अभी भी उनकी फाइट चल रही है। अब कौन सर्वाइव करेगा लॉन्ग टर्म में, अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है कि यार क्या बहुत बड़ी कंपनी है, आई थिंक कुछ तो 10 बिलियन के आसपास कंपनी है, लेकिन उबर उसके सामने आके खड़ा हुआ है। दोनों को बहुत मनी जलानी पड़ रही है। तो सेम सिचुएशन चाइना में हुई थी। उबर गया था वहां पे और वहां की एक कंपनी थी दीदी नाम से, दोनों की सेम फाइट चल रही थी। एट द एंड उनको दोनों को मर्ज होना पड़ा, वरना उनको इतनी ज्यादा मनी लूज कर रहे थे कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक इंडिया में भी कुछ तो इस टाइप का कुछ होने वाला है। या तो वो दोनों मनी जलाते जाएंगे, या उनको या तो ये एक बंद हो जाएगा, एक चलता रहेगा, या दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो कंपटीशन का मतलब उन दोनों का टारगेट यही है कि हमें एक तो जिंदा रहेगा। इस दोनों पैरेलल नहीं चल पाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म। अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी यही हो, ऑलवेज यही होगी कि मैं मेरे प्रोडक्ट को और अच्छा बनाऊं, मेरे कस्टमर मेरे को और ज्यादा प्यार करे, वो मेरे पास ही रहे। बस वही फोकस रहता है, तुम उसको और इम्प्रूव करते जाते हो बस। और एट द एंड मार्केट डिसाइड करता है कि यार कौन विनर है उसके अंदर, और जो विनर होता है वो मोनोपोली करता है। राइट, थैंक यू। आई थिंक अब हम ऑलमोस्ट रीच कर रहे हैं अपनी टाइम लिमिट को। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग दिस सेशन, और ये बहुत हेल्पफुल था आई थिंक पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, जैसा मेरे था। तो डेफिनेटली अगर कुछ और हुआ तो डेफिनेटली आपको और इनवाइट करेंगे, एंड उम्मीद है आप टाइम निकालेंगे। तो मुफ्ती साहब, अब ओवर टू यू, अगर आप कुछ थैंक यू नोट कहना चाहते हैं और दुआ के लिए। बहुत शुक्रिया लालचंद जी आपका, और आरिफ भाई आपका भी। और